हेलो दोस्तों, आपका जो है आज 28 प्रैक्टिस सेट तैयार है और मैराथन आपकी शुरू हो चुकी है। चलिए सब जुड़ जाइए। 27 आपके हो चुके हैं, 28 बिल्कुल रेडी है, मैराथन के लिए तैयार हैं। आपके क्वेश्चंस 25 और आप भी तैयार होंगी और मुझे लगता है सभी की बहुत अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। 27 के जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनकी आप कंटिन्यू तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्लो में बने रहिए क्वेश्चंस के, क्योंकि डेट नज़दीक ही आने वाली है। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो प्रश्न है, उत्तर आपको साफ नज़र आ ही रहा है इसमें, वामन राव लाखे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि वामन राव लाखे थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? 1937 में, बहुत पूछा गया है प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता है, इतना पुराने सन का आपसे पूछा जा रहा है। गृह, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन या फिर स्वास्थ्य? तो बताना है कि इसमें जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था 1937 में। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर, हम इसमें बताते हैं आपको आंसर। फिर अगर आपने सोचा है शिक्षा तो बहुत अच्छा, आप जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। डिटेल में बताया है, जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा विभाग दिया गया था। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 7 प्रांत में बहुमत मिला था। ठीक है, ये आपके आंसर की डिटेल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से व्यक्ति जो दिए गए हैं, इनमें से 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था श्यामलाल सोग, परदेसी राम ध्रुव, नारायण राव गनोद वाले, बिशंबर लाल पटेल। इन चारों में से बताना है कि जो अप्रैल 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था, इसमें से भाग लिया था। तो आंसर जल्दी से आप सोच लीजिए। यहाँ पर ये आपका आंसर जो है कूट में है। चलिए थोड़ा कूट आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर 1 2 4 या फिर 1 3 4, जल्दी से सोच लीजिए इनमें चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही जा रहा है। आपका क्वेश्चंस मैंने अभी दिखाया था, क्वेश्चन से आपका कि झंडा सत्याग्रह में 1923 में भाग लिया था नागपुर में। सोच लिया आपने आंसर। अगर आपने सोचा है 1 2 4 तो बिल्कुल सही है, श्यामलाल सोग और परदेसी राम ध्रुव और साथ में बिशंबर लाल पटेल ने यहाँ पर भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। वर्ष 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और बिशंबर लाल पटेल ने भाग लिया था। नारायण लाल गनोद वाले की इस सत्याग्रह में भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार से 1 2 4 इसका आंसर सही गया है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हम क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा या फिर बलरामपुर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी आपका बन सकता है। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है बलरामपुर तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला बलरामपुर है। बलरामपुर जिला अंबिकापुर, रामानुजगंज, कुसमी, प्रतापपुर और राजपुर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यह राज्य मुख्यालय रायपुर से उत्तर में स्थित है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? बैकुंठपुर, रायगढ़, करवधा या फिर कोरबा? बताना है कि कर्क रेखा के इन चारों में से कौन सा सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक निकट है। तो आंसर अगर आपने सोचा है बैकुंठपुर तो बहुत अच्छा सोचा है आंसर। चलिए इसकी डिटेल हम चेक करते हैं।
छत्तीसगढ़ का बैकुंठपुर जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। यह कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध संजय राष्ट्रीय उद्यान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। साथ में आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पता चल गया है और आपको कर्क रेखा के निकटतम कौन सा जिला है ये भी पता चल गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को रहने दीजिए, तो कोई ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं, किस नदी में मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई है? ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, किस नदी में मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई थी या है? ये प्रश्न अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसको आंसर भी आपको शो हो रहा है। तो किस नदी पर मिनी माता बांगो परियोजना है? हसदेव। मिनी माता हसदेव बागो बांध परियोजना एक बांध परियोजना है जिसका निर्माण छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी पर किया गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा तथा पहला बहुउद्देशीय जल परियोजना है। ये आपका जो क्वेश्चंस कहाँ बनता है? जीके में बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे? लोक सेवक कौन होंगे? सरपंच और पंच, अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी एक दो तीन या तीनों ही होंगे लोक सेवक? जल्दी से आंसर के कूट सोच लीजिए, कौन सा कूट आपको सही लग रहा है कि इसका आंसर इसमें सही जा सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें कि एक, दो, तीन ही लोक सेवक होंगे। सरपंच और पंच भी, अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य भी, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य भी। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जनपद पंचायत में एक संचार और सहकर्म समिति होती है। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। या फिर समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। या फिर एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का सदस्य पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। एक ऑप्शन और दिया गया है इसमें, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति सभापति होता है। तो 6 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। अच्छे से पहले इसको रीड करिए, फिर इसके बाद इसके कोड का जो आंसर है वो हम लगाएंगे। पहले इसको आराम से हम रीड करेंगे। ठीक है, पहला देख लीजिए, यहाँ पर ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा आपका ये है पॉइंट, फिर फोर्थ ये है, फिर फिफ्थ ये है, फिर 6 ये है। यहाँ पर इसका कूट में फिर आंसर है। तो सोच लीजिए, 1 2 5, 1 2 4, 3 4 5, 4 5 6। आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आंसर सोचिए। अगर आपने सोचा है 1 2 4 तो आप बिल्कुल सही हैं। पहले हमारे 2 सही हैं। कौन से? जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। दूसरा है जनपद पंचायत में एक संचार और सहकर्म समिति होती है। तो 2 ऑप्शन तो ये सही हो गए और बाकी फिर आपका ऑप्शन हो गया 4th, समिति के विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर इसका डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार को एक अभिकर्ता की भूमिका में होती है? जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार के अभिकर्ता के भूमिका रूप में होती है? जब वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जब वह अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती है, जब वह सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है, जब वह निगमित व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका बन सकता है एग्जाम में। चलिए देख लीजिए इसका उत्तर आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपने उत्तर सोचा है सी, जब वह सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है तब वह क्या होती है? तब वह राज्य सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका निभाती है या फिर अभिकर्ता की भूमिका में होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले इसकी डिटेल चेक करते हैं हम। जिला पंचायत जब राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है, यानी कि जो उसके द्वारा कार्य दिए गए हैं, तब वह सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका में होती है। राज्य सरकार जिला पंचायत को कई प्रकार के कार्य सौंपती है या सौंप सकती है, जैसे जनगणना कराना, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य आदि वह जिला पंचायत को सौंप सकती है। कौन? राज्य सरकार। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतों की लेखों का अंकेशन कौन करता है?
पंचायतों के लेखों का अंकेशन कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या फिर राज्य सरकार के निर्माणाधीन स्वतंत्र अंकेशन संगठन कलेक्टर या सचिव पंचायत विभाग। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। कहाँ से बन रहा है पता होगा आपको, पॉलिटी में से बन रहा है ना ये। तो सोच लीजिए आंसर क्या लगा रहे हैं। अगर भी लगाए राज्य सरकार के निर्माणाधीन स्वतंत्र अंकेशन संगठन, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल चेक करते हैं। ये रही इसकी डिटेल। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेशन ऑडिट, ठीक है, ऑडिट बोलते हैं अंकेशन को, संगठन पंचायतों की लेखों का अंकेशन करता है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की निधियां आती हैं। इन निधियों का इस्तेमाल सही जगह हुआ कि नहीं हुआ है, इसी का अंकेशन किया जाता है, इसी का ऑडिट किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को दी गई हैं? कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को दी गई हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 237। सोच लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, पॉलिटी से बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न भी आपका। तो अगर आप लगा रहे हैं अनुच्छेद 50 तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यपालिका प्रमुख होता है, पॉइंट नोटेड करिए इसको, जबकि जिला न्यायाधीश न्यायपालिका प्रमुख होता है। अतः अनुच्छेद 50 के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ जिला न्यायाधीश को दी गई हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य सचिव के बारे में यहाँ पर बताना है। इसका सर्जन 1789 में हुआ, इसका सर्जन लॉर्ड वेलीजली ने किया, इसका सर्जन 1799 में हुआ, या इसका सर्जन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तो या तो फिर ये दो सही हैं या फिर ये दो सही हैं, है ना। या फिर ये ऐसे भी हो सकते हैं कि सर्जन ऐसे हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, या फिर ऐसे हो सकता है तब हुआ तो लॉर्ड वेलीजली ने किया। ठीक है, किसी भी तरह से इसके बन सकते हैं। पहले हम चेक करते हैं कूट क्या है। कूट यह है 1 2 या फिर 1 3 या फिर 2 3 या फिर 3 4। तो या तो फिर 2 है या फिर 1 और 3 है या फिर 2 और 4 है, दूसरा और चौथा। मैंने कहा था ना, ये तो सन यहाँ पर होंगे, ऐसे होगा। ये तो खैर होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं, वैसे भी हम चेक करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आप सोच के रखिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं। अगर इसका आप आंसर सोच रहे हैं सी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2 और 3, जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी कि या तो सन मिलेगा या नाम मिलेगा। तो इसका सर्जन लॉर्ड वेलीजली ने किया और इसका सर्जन 1799 में हुआ। तो प्रश्न बहुत नोट करने के लायक है, तो इसको कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको पता ही है कौन सी यूनिट से आपका बन रहा है, कौन से टॉपिक से बन रहा है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। मुख्य सचिव कार्यालय का सर्जन 1789 में ना होकर 1799 में हुआ। मुख्य सचिव कार्यालय का सर्जनकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, बल्कि लॉर्ड वेलीजली था। वेलीजली ने ही मुख्य सचिव कार्यालय को अन्य कार्यालय से अलग स्थापित किया था। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गण पूर्ति है? चलिए प्रश्न को देखते हैं। 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी कम हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। राज्य विधानसभा के बारे में पूछा गया सदन की बैठक के लिए, तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए। कूट में इसका आंसर नहीं है, यहीं से आपको ऑप्शन कोई चूज करना पड़ेगा। कौन सा आप चूज कर रहे हैं जल्दी से देख लीजिए। 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। चलिए डिटेल चेक करते हैं। राज्य विधानसभा के जो सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कि जो सदस्य हों, 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो होता है। गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को स्थापित कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वला योजना, फिर से आपके सामने उज्ज्वला योजना का क्वेश्चंस तैयार है
और आपने ये कई बार पढ़ा भी है। कन्या शिक्षा, शिशु स्वास्थ्य, रसोई गैस एलपीजी, ग्रामीण विद्युतीकरण, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपने सोचा है सी, मुझे लगता है सभी को मालूम होगा, रसोई गैस एलपीजी जो है किससे संबंधित है, उज्ज्वला योजना से संबंधित है, जो आजकल चल भी रही है। और इसमें आपको पता है उज्ज्वला योजना में सरकार ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। उज्ज्वला भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1 मई 2016 को गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के महिलाओं को 50 मिलियन रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। बहुत अच्छी योजना ये चलाई गई है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है, पूछा है नहीं करती है। उरांव, मुंडा, कमार या फिर अबुझ माडिया, कौन सी जनजाति नहीं करती है, इसको हमें जानना है। तो इसमें अगर आप आंसर लगाएंगे कौन सा कर्मा नृत्य के लिए, डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अबुझ माडिया जो है जनजाति कर्मा नृत्य नहीं करती है, और बाकी जो है उराव, कमार, मुंडा ये सब करती हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। डिटेल में बताया गया है कर्मा नृत्य अबुझ माडिया जनजाति नहीं करती है। कर्मा नृत्य उराव, मुंडा, कुमार आदि जनजातियों से प्रचलित है। कर्मा नृत्य कर्म उत्सव के दौरान सालाना मध्यम पूर्ववर्ती भारत का एक पारंपरिक नृत्य है। चलिए आपको नृत्य के बारे में भी पता चल गया, इसके बारे में क्या है ये। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी। हिस्ट्री से या आपका पॉलिटी से प्रश्न बन सकता है। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अगस्त या फिर सितंबर, कब आरंभ की थी छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा। तो अगर आपने आंसर सोचा है इसमें सी, तो आप बिल्कुल सही हैं, नवंबर। ठीक है, चलिए डिटेल चेक करते हैं इसकी हम। महात्मा गांधी को 2 बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। पहली बार दिसंबर 1920 जल सत्याग्रह के संबंध में छत्तीसगढ़ आए थे। दूसरी बार नवंबर 1933 में उनका प्रवास तिलक कोष एवं स्वराज कोष हेतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। सुरही नदी किस जिले में बहती है। करवाधा, राजनांदगांव, महासमुंद या फिर कांकेर। सुरही नदी के बारे में पूछा है किस जिले में बहती है। तो अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, राजनांदगांव, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डिटेल चेक करते हैं। डिटेल है, सुरही नदी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बहती है। मैकाल श्रेणी के भड़भड़ी के पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थल है। भड़भड़ी में बने एनीकेट से नदी मैदानी भागों में बहने लगती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात में स्थित है। सुकमा, जगदलपुर, बस्तर, कोरिया। जल्दी से सोच लीजिए, इसका प्रश्न का जलप्रपात में स्थित है सबसे ऊंचा। तो अगर आप तीसरे का आंसर सोच रहे हैं बी, जगदलपुर, तो बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटा तिब्बत कहलाता है। सामरी पाट, मेन पाट या फिर जशपुर पाट या फिर जारंग पाट। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हैं, जल्दी से सोच लीजिए छोटा तिब्बत कौन सा कहलाता है इसमें से। फोर्थ का अगर आपने बी सोचा, मेन पार्ट, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है डिटेल के बारे में इसकी। मैनपोर्ट को छोटा तिब्बत कहा जाता है। मैनपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित सरगुजा जिले का एक हिल स्टेशन और छोटा सा गांव है। यह राजधानी रायपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न चेक करते हैं। अगला प्रश्न आपका, सुवा नृत्य कब करते हैं। सुवा नृत्य कब करते हैं। होली पर, पोला पर, दशहरे पर या फिर दिवाली पर। तो आंसर सोच के रखिए, क्या सोचा है। डी, दीपावली पर। ठीक है, सुवा नृत्य कब करते हैं, दीपावली पर। चलिए डिटेल चेक करते हैं। सुवा लोक जो है छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड महिलाओं का नृत्य गीत है। यह महिलाओं द्वारा दीपावली के त्यौहार पर गाया जाने वाला गीत है। इसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ मनाया जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी, प्रश्न बहुत अच्छा है, नोट डाउन कर सकते हैं। बस्तर का बिरिया ढोल मांदर क्या है। घन वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य,
या तत्वाध्याय? सोच लीजिए क्या आप इसका आंसर सोच के रखे हैं। तो 6 का अगर आंसर सोच रहे हैं क्या सी अन्वध्य वाद्य, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये इसका आंसर होगा सी। चलिए डिटेल चेक करते हैं। बस्तर का बिरिया ढोल मांदर अवनद वाद्य है। बस्तर बैंड छत्तीसगढ़ के नक्सली बहुल क्षेत्र के जनजातीय कलाकारों का दल है। इन कलाकारों का नेतृत्व वर्तमान में अनूप रंजन पांडे करते हैं। इसमें ढोल तेरी आदि के माध्यम से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। आह्वान यानी कि उनको बुलाया जाता है या उनको याद किया जाता है। कुई बोली कौन बोलते हैं? प्रश्न कौंध कमार कोरवा कंवर, बताइए कुई बोली कौन बोलते हैं? तो ए इसका आंसर सही है, कोंध। ठीक है, इसकी डिटेल चेक करते हैं क्या है। कुई बोली कोंध बोलते हैं। यह द्रविड़ द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आपको पता ना है द्रविड़ परिवार, भारोपीय परिवार, तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। यह ज़्यादातर उड़ीसा में बोली जाती है और उड़ीसा लिपि में लिखी जाती है। इसमें कांडा, कंध, खोंड आदि नाम से भी जाना जाता है। यह गोंडी और कुवी भाषा से निकटता से संबंधित है या संबंध रखती है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा इसका नोट डाउन करने लायक है कि कांडा, कंध, खोंड आदि नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? कुई बोली को। बहुत अच्छा प्रश्न। कौन से परिवार से है? द्रविड़ परिवार से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति कर्मा त्योहार मनाते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मुरिया, गदबा, उराव, भत्रा। तो सोच लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं सी उरांव तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत द्वारा निर्वाचित सदस्य या फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति पूछा है, कौन हो सकता है? इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या सोच रहे हैं। अगर आंसर सोच रहे हैं इसमें ए जनपद पंचायत का अध्यक्ष, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला इसका डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम चेक करते हैं पहले। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं? क्या पूछा है? राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन और या तथा भत्ता किससे देते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक से, राज्य कोषालय से, राज्य आकस्मिकता निधि से, राज्य की संचित निधि से या अन्य विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो आंसर सोचिए जल्दी से। अगर आप सोच रहे हैं राज्य कोषालय से तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि जो राज्य के मंत्री होते हैं, परिषद होती है, वहीं से तो मिलेगा। चलिए अगर डिटेल इसकी देख लेते हैं। प्रश्न बनता है अगला, बाल्को की स्थापना कब की गई? 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1966, 24 नवंबर 1967, 24 नवंबर 1968 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का अगर आपने आंसर सोचा है क्या ए, तो बिल्कुल सही, 24 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई है। चलिए डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं क्या है। बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को इसकी फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है बाल्को, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। एक भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी है जिसकी स्थापना 24 नवंबर 1965 को की गई थी। 2001 में इस लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने इसे खरीद लिया था। चलिए अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? यूनिक प्रश्न है, ठीक है। कांकेर, कोंटा, सुकमा, जगदलपुर, कहाँ पर है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी? पता थी आपको? शायद नहीं पता होगी। अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, जगदलपुर। चलिए डिटेल चेक करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है। यह बस्तर जिले का एक शहर है। खाई होगी इमली सभी ने, और मोस्टली को पसंद भी होगी इमली। आगे देखते हैं प्रश्न, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? आईसीटी, सीएसटी, एससीसी या फिर सीटीपी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ से है प्रश्न? पता चल गया होगा आपको, जब आपका आईसीटी वाली यूनिट है वहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो अगर आपने सोचा है आईसीटी तो बहुत अच्छे। चलिए डिटेल चेक करते हैं। विद्यालय के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी है। यह एक बहुआयामी शब्द है जो एकीकृत संचार व दूरसंचार कंप्यूटर के एकीकरण के साथ साथ आवश्यक उद्यम सॉफ्टवेयर मिडवेयर की भूमिका पर जोर देता है।
ठीक है, चलिए प्रश्न पे चलते हैं अगले पर। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है? यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। यह 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, या फिर मध्याह्न जो भोजन चलता है आजकल स्कूलों में, उसकी योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है, या फिर चलिए इसके कूट भी हैं, चेक करते हैं। या तो आपका पहला सही है, या 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, फिर चारों ही सही हैं। जल्दी से सोचिए आंसर। अगर आपको डिटेल दोबारा से पढ़नी है, ऑप्शन दोबारा पढ़ने हैं, तो ऑप्शन भी दोबारा पढ़ देते हैं। जल्दी से पहले सोच लीजिए आप क्या सोच रहे हैं, इसको पोस्ट कर लीजिए या इसको आप चलिए दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट। चलिए यहाँ पर ऑप्शन है, सारे देख लीजिए। 1, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, यहाँ पर ऑप्शन है, जल्दी चेक करिए। आंसर जा रहा है बी में कौन कौन सा है? 1 और 2, तो यानी कि 1 2 सही है। कौन सा? यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है और ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराता है। डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? प्रश्न दोबारा आया है लेकिन बदल कर आया है। सरपंच, उप सरपंच, पंच या पंचायत सचिव? इस तरह का प्रश्न आप एक बार वो भी कर चुके हैं इन्हीं प्रश्नों में, तो उत्तर आपको एकदम से इसका आ जाना चाहिए कि कौन करता है। तो अगर आपके कूट पहले दिखा देते हैं, 1 2 3 4, या फिर 1 3, या फिर 2, या फिर 4। तो अगर आपने सोचा है इसका सी 1 और 3, तो बिल्कुल सही, सरपंच और पंच। ये प्रश्न वहाँ पर सरपंच और पंच के द्वारा बना था, और यहाँ पर दूसरी तरीके से इसी तरह से प्रश्न जो हैं घूम घूम कर आते रहते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया। यहाँ पर डिटेल है। इस प्रकार से आपके ये 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपने 30 प्रश्न किए थे। ठीक है, और कितने आज सेट हो चुके हैं? सेट हो चुके हैं 28। 30 तक कितने हो जाएंगे आपके, पता है आपको? ये हो जाएंगे आपके 750, यानी कि 750 प्रश्न आपके तैयार हो चुके होंगे 2 वीडियो के बाद। प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। प्रश्न को बैठ के मत देखिए, काम करते करते वीडियो चलाइए, सुनते रहिए, फ्लो में बने रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही अपना साथ और बनाए रखें। लेकिन एक बात और, जो दोस्त आज ही जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे लाल बटन है उसे दबा कर ज़रूर जाएं, और साथ में लाइक एंड शेयर भी करते रहें।